जी, वेलकम बैक। तो हमने बात की कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो हैं वो डायरेक्ट भी हो सकती हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं। डायरेक्ट वो होती है जो कि डायरेक्टली उन एक्शंस पे सर्फ होती है जो कि हम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स वो होती हैं जो कि ऑफशूट होती हैं उस इस चीज़ का, जब हम मेंटेनेंस को प्लान नहीं कर सकते। और बॉटम लाइन फिर हमने ये डिस्कस की कि जितना डिले करते जाएंगे मेंटेनेंस को, उतना कॉस्ट्स बढ़ने के इम्कान होंगे। अब इन कॉस्ट्स को ज़रा डिटेल में देखने की ज़रूरत है कि अ, आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मेंटेनेंस को हम प्रिवेंटिव या ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कह सकते हैं या करेक्टिव मेंटेनेंस कह सकते हैं। तो जो प्रिवेंटिव कॉस्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैं बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी बिल्ट इन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने सिस्टम के अंदर, तो हर जगह पे 10-10 कंपोनेंट लगा दें। एक फेल हो तो दूसरा चलना शुरू हो जाएगा, दूसरा फेल हुआ तो तीसरा चलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या होगा कि आप लाइट ब्लू वाली लाइन देखें, तो ये रिपेयर कॉस्ट्स हैं। यानी ये आपको करस्पॉन्ड करती हैं, आप नीचे वाली आपका जो एक्सेस है वो नंबर ऑफ़ फेलियर्स बता रहा है। तो जब फेलियर कम होंगे तो आपको रिपेयर कम करनी पड़ेगी, फेलियर ज़्यादा होंगे तो आपको रिपेयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये आपको ये बता रही है कि जो फेलियर बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट कम होती जाएगी। यानी जब पार्ट ही फेल हो गया तो वो प्रिवेंट वाला मामला ही नहीं रहा, तो फिर प्रिवेंटिव कॉस्ट कम होती जाएगी। ओवरऑल अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये ब्लू वाली आपको डार्क ब्लू वाली लाइन मिलती है, जिसको हम टोटल कॉस्ट कह देते हैं यहाँ पे। तो अब आपको फिर कोई ऐसा आप अगर इस ब्लू डार्क ब्लू वाली लाइन को देखें, तो ये नंबर ऑफ फेलियर्स के साथ शुरू में तो कम हो रही है टोटल कॉस्ट, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर अगर फेलियर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इन इन अ सेंस आप ये कह लें कि हम्म, एक दो चार छः फेलियर में तो कॉस्ट बहुत नहीं बढ़ती है, लेकिन फेलियर बहुत रेकर होना शुरू हो जाए तो फिर कॉस्ट बहुत बढ़ती जाती है, जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों कॉस्ट्स होती हैं। तो आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का आइडिया ये है कि आप नंबर ऑफ़ फेलियर्स के साथ कॉस्ट्स को कम रखें। यानी कम नंबर ऑफ़ फेलियर होंगे तो कॉस्ट कम होगी। और एक वक्त आता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा उसको कम नहीं रख सकते हैं, वो फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि फेलियर का नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि एनीवे जो प्रिवेंटिव भी होती है वो अ, उसके अंदर भी आप फेलियर को रिडंडेंसी से या अच्छी मेंटेनेंस से ही अवॉइड कर रहे होते हैं। यानी या आप ये ऐसी सिचुएशन बना रहे होते हैं कि फेलियर होने दो, कोई बात नहीं, मैंने एक और चीज़ भी रखी हुई है, या इन लाइन लगी हुई है, वो बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी और वो टेक ओवर कर लेगी। या आप फिर बार बार उसकी मेंटेनेंस या अपकीप कर रहे होंगे। तो इन दैट सेंस आपके नंबर ऑफ फेलियर्स भी एक वक्त आता है कि बढ़ते हैं और फिर कॉस्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो आपको फिर इस सारी चीज़ को इस एंगल से देखना होता है कि आप प्रिडिक्ट करें चीज़ों को, कि मेरी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मेरी रिएक्टिव मेंटेनेंस, यानी ख़राब हो गया तो ठीक करना है। उसके दरमियान कहीं मैंने ऐसा बैलेंस स्ट्राइक करना है कि मेरी मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना हो और मेरी प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो। आप अपने जहन में फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड्स की जो हमने बात की उसका सोचें। अगर अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की ब्रेक परफेक्ट रहे, तो क्या आप अपनी गाड़ी की चारों ब्रेक्स हर 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराना शुरू कर देंगे जब तक आपको कोई सिम्टम नहीं आया? या आपको पहली बार नॉइज़ आई तो आप उसी वक्त चेंज करा लेंगे? या आप नॉइज़ को 10-15 हज़ार किलोमीटर चलने देंगे तो चेंज करा लेंगे? या आपको जब कभी पहली बार ब्रेक की स्लिप फील हो उस वक्त आप चेंज कराएंगे? या स्लिप के भी 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद, फील के 2-4 हज़ार किलोमीटर के बाद कराएंगे? तो ये फैसला करना करना होता है आपने, कि वो पॉइंट कब है कि अब मुझे मेरी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, और
इवेंचुअल अगर फेलियर होता है तो उसका नुकसान भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनबेयरेबल हो। तो इस इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना जो है वो ऑप्टिमम स्ट्राइक करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे मैं आई विल गो फॉर रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस और व्हाटएवर जो भी आपकी फिलॉसफी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी एक और एग्जांपल ले लें गाड़ी के गैस्केट की ना, आपके इंजन के ऊपर ये वॉल्व्स का और एक पार्ट होता है जिसके अंदर वॉल्व्स होते हैं, जिसके अंदर आपका सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन मूव हो रहा होता है, उस पिस्टन के अराउंड एक सील होती है। आपने फिर ये जो हेड हो उसके ऊपर एक हेड रखा होता है जिसको आपने एक हेड गैस्केट के साथ सील करना होता है। आइडिया क्या होता है कि प्रेशर अंदर ही बना रहे और प्रेशर लूज ना हो जिससे आपकी गाड़ी की पावर बनती रहे। अब उसके अंदर दो चीज़ें भी फ्लो कर रही होती हैं। एक तरफ से लो ऑयल फ्लो कर रहा होता है जो कि लुब्रिकेटेड रखता है वॉल्व्स को भी और पिस्टन की ऊपर वाली साइड को भी, और दूसरी तरफ कूलिंग वाटर भी फ्लो कर रहा होता है जो कि ज़्यादा हीट नहीं जनरेट होने देता है हेड में। तो ये जो दो फ्लोज होते हैं ये समहाउ इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं सारे सिस्टम को, और ये सोर्स होते हैं लीकेज का, उस गैस के प्रेशर के लीकेज का जो हेड के अंदर बन रही होती है। तो दो तरह के यहाँ पे फेलियर्स आ सकते हैं हेड गैस्केट के। एक एक्सटर्नल ब्लो होता है, यानी कि वहाँ से गैस बाहर लीक होनी शुरू हो जाए तो वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा धुआं नज़र आना गाड़ी में शुरू हो जाता है। या इंटरनल ब्लो होता है जिसमें ये प्रेशर पिस्टन्स के साइड पे जो रिंग होते हैं उन से लीक होके अंदर सम्प में जाना शुरू हो जाता है जहाँ करोजन शुरू हो जाती है। दोनों के सिम्टम्स होते हैं, एक तरफ सिम्टम धुआं निकलना होता है, दूसरी तरफ सिम्टम आवाज़ आनी होती है। तो आप किस वक्त अपने हेड इंजन का हेड गैस्केट चेंज कराएंगे? क्या आप पहली दफ़ा ही धुआं नज़र आ गया तो चेंज कराएंगे, या धुआं नज़र आता रहे लेकिन आपको लग रहा है कि गाड़ी गाड़ी की पावर में तो कोई मसला नहीं आ रहा, तो यू विल वेट फॉर इट और ज़्यादा धुआं निकलने देंगे? तो लेकिन ख़तरा ये होगा कि जूं जूं आप ज़्यादा धुआं निकलने देंगे तो इवेंचुअल फेलियर किसी वक्त भी हो सकता है। और अगर इवेंचुअल फेलियर हो गया यानी बहुत ज़्यादा लीकेज हो गई तो आपके जो हेड के अंदर वॉल्व्स हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। तो जहाँ पे आपकी हेड गैस्केट चेंज होनी थी 2-4 हज़ार रुपए की, वहाँ पे फिर आपको डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में वॉल्व कितने, फर्ज करें आपको 10 वॉल्व चेंज कराने पड़ गए तो आपको 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो बेसिकली एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है, वो ऑप्टिमम फाइंड करना होता है कि मैं इस वक्त मेंटेनेंस एक्टिविटी करूँगा जो कि प्रिवेंटिव भी हो सकती है और रिएक्टिव भी हो सकती है, यानी चीज़ को चेंज कराना भी हो सकता है और उसको ठीक करना भी हो सकता है। तो इस प्रिडिक्शन को हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं कि हम एक ऑप्टिमम स्ट्राइक करने की कोशिश करते रहें बिटवीन प्रिवेंटिव एंड रिएक्टिव मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या चीज़ है? अ, अब आपने बहुत से लेवल्स पे, यानी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे और टेक्निकल लेवल पे, टेक्टिकल लेवल पे मेंटेनेंस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी होती है। स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपने फैसला ये करना होता है कि आप मेंटेनेंस खुद करें या आउटसोर्स कर दें, या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कब करें, यानी ये प्लांट अब पुराना हो गया नया लगा लें, ये जनरेटर नया हो गया पुराना हो गया नया लगा लें, वगैरह वगैरह। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस होते हैं जिनसे फ्लो करते हैं टेक्टिकल लेवल के डिसीजंस। वो डिसीजंस क्या होते हैं कि आप मेंटेनेंस को प्लान करें और शेड्यूल करें। इसमें क्या फैसले करने होते हैं कि हम स्पेयर पार्ट्स की कितनी इन्वेंट्री रखें, जितनी रखेंगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। मैन पावर की प्लानिंग, कितने लोग रखें, उनकी स्किल्स, उनकी छुट्टियों का साइकिल, उनकी हायरार्की वगैरह। फिर मेंटेनेंस और डिवीजन या डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिवीजन या डिपार्टमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन, यानी जब मेंटेनेंस करनी होगी तो प्रोडक्शन रोकनी होगी, तो वो कोऑर्डिनेशन आपने करनी होगी, वो टाइम्स ढूंढने होंगे जब आप अपनी मेंटेनेंस कर सकें। ये टेक्टिकल लेवल के डिसीजन होते हैं। और ऑपरेशनल लेवल के या फ्लोर लेवल के डिसीजन होते हैं कि मेंटेनेंस को एक्चुअली शेड्यूल करके कंडक्ट किया जाए, किसी चीज़ को रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, या खाली उसकी इंस्पेक्शन करनी है। तो
ये बहुत सारे मुख्तलिफ लेवल्स के डिसीजंस जो होते हैं, ये मेंटेनेंस की ये मैनेजमेंट होती है। यानी ये मैनेजमेंट पार्ट होता है मेंटेनेंस का। और अगर आप अच्छी मेंटेनेंस करें और अच्छी इंस्पेक्शन करें तो बहुत दफ़ा आप अपने प्लांट के और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया गया कि आपकी ब्रेक पैड 40,000 किलोमीटर के बाद चेंज होने हैं। लेकिन हो सकता है कि आप उसकी सिर्फ़ इंस्पेक्शन करें और फ़ैसला करें कि नहीं ये तो घिसा ही नहीं है, ये तो 10,000 और चल सकता है। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल गैस टरबाइन को आप देख रहे हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके एचपी साइड के जो रोटर्स हैं और उसके ब्लेड्स हैं, उन्होंने 5,000 नॉटिकल माइल्स फ्लाई करना है, तब ये चेंज होंगे। लेकिन 5,000 के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन करें तो आपको पता चले कि ये तो किसी के अंदर कोई फ्रैक्चर का छोटा सा भी साइन नहीं है, एक जगह से खाली पेंट चिप हुआ हुआ है, उसको रीपेंट कर देते हैं, तो आप उसको 5,000 की लाइफ एक्सटें 500 की लाइफ एक्सटेंशन दे दें, 500 बाद फिर चेक कर लें। तो एक अच्छी मेंटेनेंस रिजीम जो है वो आपके पार्ट्स की लाइफ बढ़ा सकती है, और इस तरह इसका मतलब है कि मनी मेकिंग जो आपने उस प्लांट से करनी थी उसको बढ़ा देती है वो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या रोल है? अब ये जो इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये ये कोई मोनोलिथ नहीं होती, यानी ऐसा नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा जहाज़ ख़राब हो गया। जहाज़ के अंदर कोई जनरेटर होगा या गैस टरबाइन होगी, गैस टरबाइन के अंदर कोई कंप्रेसर साइड होगी, कंप्रेसर साइड के अंदर कोई ब्लेड्स होंगे, ब्लेड्स के ऊपर कोई पेंट हुआ हुआ होगा, या उसकी कोई टिप होगी ख़ास मटेरियल की, वो फेल हुई होगी। तो इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, यानी जहाज़ के अंदर गैस टरबाइन आ गई, फिर एलिमेंट्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो मैंने 3 लेवल बताए, लेकिन हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में 6-6, 7-7 लेवल्स हों और कंपोनेंट्स कहीं 7वें, 8वें, 10वें लेवल पे हों। तो उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये फंडामेंटल चीज़ ये समझनी बड़ी ज़रूरी है कि फेलियर हमेशा कंपोनेंट लेवल पे होता है, और इसीलिए आपको मेंटेनेंस भी कंपोनेंट लेवल पे करनी पड़ती है। अब इसमें चैलेंजेस ये होते हैं कि कंपोनेंट जो हैं वो बहुत आसान जगहों पे नहीं लगे होते हैं। आप जितना कॉम्प्लेक्स आपका सिस्टम बनता जाएगा, आपके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होंगे जितने कॉम्प्लेक्स, तो ऐन मुमकिन है कि कंपोनेंट्स एक कंपोनेंट की हेल्थ चेक करने के लिए आपको शायद हज़ारों कंपोनेंट्स को डिसमेंटल करना पड़े, तब जाके उस कंपोनेंट को आप देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गैस टरबाइन के अंदर बेरिंग जो लगा होता है, जो कंप्रेसर साइड के रोटर के अंदर लगा होता है मेन शाफ्ट के ऊपर। अब उस बेरिंग की हेल्थ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आसान नहीं है। आपको पहले हवाई जहाज़ से गैस टरबाइन उतारना पड़ेगा, फिर उस गैस टरबाइन को डिसमेंटल करना पड़ेगा, यानी कवर्स वगैरह उसके जिसके अंदर वो जो फायरिंग यानी आग लगाने वाले जो कंपोनेंट होते हैं उनको उतारना पड़ता है बॉडी से। फिर उसके बाद आप रोटर साइड कंप्रेसर साइड को उतारेंगे, अलग करेंगे, फिर उसके ब्लेड्स के सेट्स उतारेंगे, तब जाके आप उस रोटर तक पहुंचेंगे जिस पे बेरिंग लगा हुआ है। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए आपको काफ़ी साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, और आपको समझना पड़ता है कि डिग्रेडेशन जो होगी वो कंपोनेंट लेवल पे होगी, और हमने समझना भी फिर सारे के सारे सिस्टम को कंपोनेंट लेवल पे ही है, और मेंटेनेंस भी उसी लेवल पे करनी है। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे हिस्ट्री मेंटेनेंस मैनेजमेंट की। तो सेंसर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ था 70s में, कि इतनी चीज़ों को खोलने के बजाय मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे सेंसर्स लगा दिए जाएं, जिनसे हमें या डायरेक्टली या किसी प्रॉक्सी के थ्रू कंपोनेंट्स की हेल्थ पता लगनी शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिंग है, तो बेरिंग को खोलने के बजाय आप किसी तरह से गैस टरबाइन की वाइब्रेशन से उसको लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बेरिंग जब फेल होता है या फेलियर के करीब होता है तो उसके अंदर जो रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं वो या डिसलॉज हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। वो ब्रेक होते हैं तो
वहाँ से कुछ साउंड्स जनरेट करते हैं, अगर बहुत छोटा फेलियर हो। अगर बड़ा फेलियर हो तो वो फिर वाइब्रेशंस जनरेट करते हैं। तो अगर आप वाइब्रेशंस मॉनिटर करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी सेंसर के थ्रू वाइब्रेशंस मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मेरे बेरिंग की हेल्थ क्या है। और अगर आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग करनी शुरू हो जाएंगे, तो आपको वो ग्राफ नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि अभी तो ये फेल नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रेंड बड़ा क्लियर बता रहा है कि एक हफ्ते बाद ये फेल हो जाएगा। तो आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी को प्लान कर सकते हैं। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जगह जगह पे आप यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ गई, जो मैंने एग्जांपल दी, वो वाइब्रेशन का सेंसर आ गया। और साइंस आ गई आपका डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टू सी द ट्रेंड एंड डिसाइड व्हेन टू रिप्लेस द बेयरिंग। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके अलावा भी आहिस्ता आहिस्ता मेंटेनेंस में आती गई। 1940 तक नॉर्मली सब जगहों पे करेक्टिव मेंटेनेंस होती थी, यानी चीज़ ख़राब हो गई तो उसको रिप्लेस कर देंगे। फिर वर्ल्ड वॉर टू में ये रिजीम जो है इस सेंस में बहुत कॉस्टली पड़ी कि आप 400 जहाज़ की सॉर्टी आपने आज भेजनी है, उनमें से 10 जो है वो टेक ऑफ करने से पहले ख़राब हो गया है, 10 जो है टेक ऑफ करने के बाद ख़राब हो गया है, 10 जो है वो सी पे उड़ना शुरू किया उन्होंने तो वहाँ पे गिर गए। तो आप वापस आते आते फिर आपको जहाँ पे आप थोड़ी सी मेंटेनेंस अगर अच्छी करते, जहाँ आपको 100 जहाज़ में से 70-80 वापस आ जाते, वहाँ पे 10-12 वापस आ रहे थे। तो फिर ऑपरेशंस रिसर्च शुरू हुई और फैसला किया गया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाएगी कंपोनेंट लेवल पे, और देखा जाएगा कि कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी करेक्टिव मेंटेनेंस के होने की वजह से। फिर 1970s में रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस आ गई। आइडिया ये होता है कि मेंटेनेंस का मकसद होना चाहिए सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी, चीज़ें अवेलेबल रहें। तो फिर आरसीएम का कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिकली आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को ऑप्टिमाइज करता था और बैलेंस करता था उसको फेलियर के कंसीक्वेंस के साथ। जो थोड़ी देर पहले हमने प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात की या वो ऑप्टिमम पॉइंट फाइंड करने की बात की, वो वाला कॉन्सेप्ट आरसीएम के साथ आया, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस के साथ 70s में। तो 70s में ही ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का सिस्टम शुरू हुआ, ये टोयोटा वालों ने शुरू किया और ऑटोमोबाइल्स वालों ने शुरू किया, जिसमें आइडिया ये था कि आरसीएम के ऊपर बिल्ड ये किया था कि लोगों को मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑपरेटर्स होते थे उनको दे दी गई, और उनके थ्रू इंश्योर कराया गया कि सस्टेन्ड अवेलेबिलिटी हो प्लांट और प्रोसेस की। तो आरसीएम में और टीपीएम में फंडामेंटल फ़र्क जो था वो रिलायंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स, और जो ऊपर वाला आरसीएम था इट वुड रिलाई ऑन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फेलियर कंसीक्वेंस को देख के, यानी वो इंजीनियरिंग सोल्यूशन था, ये मोर और लेस इंजीनियरिंग प्लस एचआर सोल्यूशन था। फिर लेट 70s में और अर्ली 80s में कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें बेसिकली आप कंडीशन देख के फैसला करते थे पार्ट की, कि उसको रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है या अपकीप करना है। और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता फिर सेंसर्स आने शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में कंडीशन देखना आसान नहीं था, तो वहाँ सेंसर्स आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। अब सेंसर्स वक्त के साथ साथ बहुत छोटे होते जा रहे हैं, यानी उनको लगाना बहुत आसान होता जा रहा है, वो बहुत एक्यूरेट होते जा रहे हैं। यानी पहले अगर आप वाइब्रेशन जो है एक सर्टेन डिग्री तक मेजर कर सकते थे, तो अब उसके 1/10 तक मेजर कर सकते हैं, और सोफिस्टिकेटेड भी होते जा रहे हैं, यानी उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना भी आसान है, उनको डायरेक्टली मोबाइल पे उनका डेटा लेना भी आसान है, वगैरह वगैरह। इसी तरह हम लोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं मेंटेनेंस के डेटा को जनरेट करके एनालाइज करने में और ऑप्टिमम डिसीजन लेने में। जैसे अभी आज से 10-15 साल पहले जो जनरेटर्स होते थे उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं होता था, यानी पावर जनरेटर जो होते थे उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं होता था एवीआर के अलावा, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के अलावा। आज अगर आप आज के जनरेटर को देखें तो उनके ऊपर एक पूरा कंट्रोल पैनल होता है, एक एलसीडी डिस्प्ले होता है जिससे वो सारे का सारा चल रहा होता है, तो जिसके अंदर आप उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं और डेटा को भी देख रहे होते हैं कि
टेम्परेचर वगैरह के उसके क्या ट्रेंड जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज़ होनी शुरू हो गई है जिससे सेंसर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आपको रियल टाइम डेटा दे रहे होते हैं आपके सारे के सारे प्लांट का, तो उससे अब मेंटेनेंस मज़ीद एक्यूरेट और आसान हो गई है। एक्यूरेट का मतलब कि वो जो हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात कर रहे थे ना, टू फाइंड द ऑप्टिमम, अब हम नियरली परफेक्ट ऑप्टिमम फाइंड कर सकते हैं कि टाइम आ गया है इसको चेंज करने का, या टाइम आने वाला है। इसी तरह कुछ मैनेजमेंट के ट्रेंड्स आए हैं मेंटेनेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मेंटेनेंस को खर्चे के तौर पे देखा जाता था, लेकिन अभी उसको एक वैल्यू एडिंग फंक्शन के तौर पे देखा जाता जाता है, जो कि बिजनेस वैल्यू जनरेट कर रहा है, प्लांट को नहीं डाउन नहीं होने दे रहा, पैसे कमाने का एक व्हीकल है अब मेंटेनेंस। पहले लोग फिक्स एंड फेल एंड फिक्स अप्रोच होती थी, जो ये ख़राब हुआ नया लगा दिया। अब रूट कॉज एलिमिनेशन अप्रोच है कि देखें फेलियर हो क्यों रहा था, उसकी वजह को ढूंढें और उसको एलिमिनेट करें। फिर फंक्शनल अप्रोच से प्रोसेस अप्रोच की तरफ लोग जा रहे हैं, जिसके हमने पहले बात की। फंक्शनल का मतलब कि एक महकमा, एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने आप को देख रहा है। प्रोसेस का मतलब है कि अब हम उसको एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे बिजनेस के ऊपर देखते हैं। फिर रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस का ट्रेंड आ गया है, जिसका आइडिया ये होता है कि बिजनेस के रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, इस अप्रोच के साथ मेंटेनेंस की जाए। तो यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जहाँ बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है, तो वहाँ पे आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की तरफ भी जा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको बिजनेस बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ख़राब हों, तो वहाँ पे आप एब्सोल्यूट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरफ जाएंगे। और इसी तरह एक और मैनेजमेंट ट्रेंड जो आ गया है वो आउटसोर्सिंग का आ गया है, कि स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप अपनी मेंटेनेंस आउटसोर्स कर दें और उनके साथ सरफेस लेवल एग्रीमेंट करें, और फिर इस एग्रीमेंट की इंश्योरेंस भी हो, थर्ड पार्टी हो या जिस तरह से भी। यानी अगर वो एग्रीमेंट नहीं आपसे मेंटेन कर पा रहा है, ऑनर नहीं कर पा रहा है, तो फिर देयर शुड बी सम कॉस्ट कंपनसेशन टू योर बिजनेस। तो ये था जी आज का हमारा पहला सेशन। अगले हफ्ते इंशाल्लाह विल गो फॉर द सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक। सेकंड सेशन होगा, एंड जैसा हमने एग्री किया था, विल हैव अ डिस्कशन सेशन एज वेल। थैंक यू।